हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, अभी हम लोग आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि गाइज, अभी जो आप करंट अफेयर सुनेंगे वो एक शॉर्ट में मैंने न्यूज आपको बताई है। जो आज की डेट की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आप एज अ सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो पूरी चीज मैंने यहाँ पर कवर की हुई है A to Z। बट ये न्यूज कवर करी है। बट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको न्यूज के साथ साथ जो न्यूज से जुड़े जो स्टैटिक पोर्शन जो होते हैं, जनरल स्टडीज के पोर्शन जो होते हैं, वो भी आपको कवर करना बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया हुआ है कि उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर हर एक टॉपिक जो है वो मिल जाएगा न्यूज का। जो भी न्यूज मैंने अभी यहाँ पर कवर करी है उसका हर एक डिटेल में टॉपिक मिल जाएगा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। राइट, डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। सो चलिए फिर, ये एक इंफॉर्मेशन शॉर्ट सी आपको देनी थी। और हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और पेड कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 9713282838 पर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा। सो लेक्चर्स की PDF जो है वो टेलीग्राम के चैनल पर हम प्रोवाइड करा देते हैं। सो आप ये लेक्चर को जो है वो कवर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। सो गाइस, पहली न्यूज में बात हो रही है कि चाइना जो है वो बहुत ही जल्दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपना दूत जो है वो नियुक्त करने वाला है, एनवॉय जो है वो अपॉइंट करने वाला है। राइट, चाइना। तो इसको लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का टॉपिक न्यूज में आया था। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहां पर है। ऑब्वियस सी बात है कि नाम से समझ में आ रहा है अफ्रीका में है, बट ये कौन सी कंट्रीज को मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बना है, इसकी मैंने एक ट्रिक आपको प्रोवाइड कराई हुई है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। सीड, SEED। तो आप अगर कंट्री के नाम को देखेंगे तो इस कंट्री का नाम जो है वो शुरू होगा SEED से। इनिशियल जो होंगे इसके SEED वाले हम लोग को देखने को मिलेंगे। राइट, तो ये एक न्यूज थी चाइना से रिलेटेड जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। CSTO, नेक्स्ट न्यूज आई थी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कजाकिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात क्यों हुए हैं। राइट, तो इसकी आपको एक बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली CSTO की मिलिट्री को जो है वो भेजा है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मिलिट्री को भेजा है, कजाकिस्तान में तैनात किया है। जो इश्यूज जो हुए हैं, प्रॉब्लम जो हुई है कजाकिस्तान के अंदर, जो प्रोटेस्ट चल रहा है लोगों का, उसको सही करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाकी CSTO बिल्कुल जैसे नाटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वैसा ही सेम प्रिंसिपल पर CSTO बनाया गया है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ताशकेंत ट्रीटी के तहत, ताशकेंत संधि के तहत इसको बनाया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 1992 से इसका ओरिजिन हम लोग को देखने को मिलता है, बट ये 2002 से इफेक्टिव हुआ है, मतलब लागू हुआ है 2002 से। राइट, बट इसका ओरिजिन 1992 से ही CSTO का हमें देखने को मिलता है। राइट, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव हम लोग को CSTO के क्या देखने को मिलता है, सेम जैसे नाटो का क्या ऑब्जेक्टिव है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, कि नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र में जो है वो सुरक्षा बरकरार रखना। तो CSTO का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना, शांति और सुरक्षा बरकरार रखना। तो ये भी CSTO का ऑब्जेक्टिव। और CSTO की मेंबर कंट्रीज कौन सी है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। राइट, तो ये CSTO के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और कजाकिस्तान के मुद्दे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आई थी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड आई थी। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको FCRA के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि FCRA जो है वो करती क्या है। राइट, FCRA के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों FCRA लाई गई है, क्यों ये कानून बनाया गया है FCRA का। और आपको बता दें गाइस कि मतलब 6000 NGO को FCRA के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। हमारी जो गृह मंत्रालय है उन्होंने 6000 गैर सरकारी संगठन NGO जो है उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसमें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम भी है, रामकृष्ण मिशन भी है, शिरडी का साईं बाबा संस्था ट्रस्ट भी शामिल है जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ है। तो आपको बहुत अच्छे से ये जानकारी होनी चाहिए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एग्जैक्टली है क्या, इसका काम क्या है। राइट, बहुत डिटेल में आपको इस पूरी चीज के बारे में पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किन किन कौन कौन जो इंस्टीट्यूशंस है, कौन कौन इंडिविजुअल्स हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और एग्जैक्टली फॉरेन कंट्रीब्यूशन है क्या, इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी सी ड्रैगन एक्सरसाइज यूनाइटेड स्टेट्स का ये इनिशिएटिव है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज। और अभी रिसेंटली इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
जापान, साउथ कोरिया, ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज की नेवी ने सी ड्रैगन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट लिया है। और सी ड्रैगन एक्सरसाइज एक मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है पैसिफिक ओशियन में। तो पैसिफिक ओशियन में एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज मतलब पैसिफिक क्षेत्र को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए काफी सारी कंट्रीज की नेवी जो है वो एकजुट होकर एक्सरसाइज अभ्यास कंडक्ट करती हैं, ड्रिल्स कंडक्ट करती है कि कल को अगर इस क्षेत्र में, पैसिफिक क्षेत्र में, पैसिफिक ओशन में अगर कुछ खतरा आता है तो कलेक्टिवली जो है ये खतरे से डील कर सकें, है ना। तो पैसिफिक क्षेत्र में सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली है। अब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के बारे में बहुत डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक छोटा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी होती है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला जो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनकी पूरी जो सुरक्षा है उसका जिम्मा इस कानून के तहत हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट। और अभी पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस ऑफिसर के खिलाफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का काफिला निकला था, बट उनको काफी देर तक जो है वो वेट करना पड़ गया। उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, राइट, मतलब उनकी जो सुरक्षा जो थी उसका उल्लंघन हुआ था। तो इसी चीज पर क्योंकि एकदम से रोकना पड़ा इनको, काफी मिनटों तक जो है वो रुकना पड़ा एक जगह पर। और बताया ये भी जा रहा है काफी सारे सोर्सेज से कि काफी मतलब कुछ पब्लिक्स जो थी वो उनके पास तक जो है आ गई थी, बट बिल्कुल एकदम नजदीक तक नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर थे। तो काफी सारी ऐसी न्यूज आ रही थी कि उनकी जान को एकदम से खतरा जो है वो हो गया था, क्योंकि इस प्रकार से काफिला रुकना, वो भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, बहुत आपस में बहुत बड़ी बात है ना। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के बारे में, विशेष सुरक्षा दल अधिनियम के बारे में आपको पता होना चाहिए काफी डिटेल में, यानी कि कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए काफी डिटेल में, राइट। और इसके अलावा ड्रोन्स के उपयोग को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नोट्स लिखे हैं काफी सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को कि ड्रोन्स का उपयोग वो कहां कहां पर कर सकते हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहां पर ड्रोन्स का उपयोग कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किस प्रकार से ड्रोन का उपयोग कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। तो आपको ये सब चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी देखो ड्रोन की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, राइट। काफी तेजी से हम लोग को ड्रोन की टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रही है कि बढ़ती जा रही है, राइट। इसका यूसेज जो है उसका काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो आपको ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए। और खतरा भी है ड्रोन्स के कारण। अभी कुछ केसेस जो है वो सामने ऐसे भी नजर आए थे, जैसे कि अगर हम बात करें जम्मू की, तो वहां पर हम लोग को देखने को मिला कि ड्रोन्स की मदद से जो है वो एक्सप्लोजिव गिराए गए थे, राइट। तो ऐसे केसेस भी जो है वो सामने आए थे। एयरफोर्स स्टेशन का टेक्निकल एरिया जो था जम्मू में, तो वहां पर पहली बार देखने को मिला कि एक्सप्लोजिव जो है वो ड्रोन की मदद से जो है वो ड्रॉप किए गए थे, राइट। ट्रिगर किया गया था ब्लास्ट को ड्रोन की मदद से। तो ड्रोन जो है वो खतरा भी है, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इससे रिलेटेड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें आप अपने मेंस में यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट न्यूज जो आई थी वो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में आई थी। तो गाइज ये बैंक इतने बड़े होते हैं, इस बैंक का एक टैग लगा रहता है कि दे आर टू बिग टू फेल। ये इतने बड़े हैं कि इनका फेलियर जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये बड़े बैंक अगर फेल हो जाते हैं तो इकोनॉमी को ये ठप करने की पावर रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक जो है वो क्या है। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है एक लिस्ट डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में ये बताया जा रहा है। ये इतने बड़े बैंक है कि इनका फेलियर जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर ये बैंक फेल हो जाते हैं, राइट, तो इकोनॉमी पर एक मेजर इंपैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली है क्या, राइट। सो ये थी गाइस आज की पूरी न्यूज, जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, राइट। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।